हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल आपके लिए फिर हिंदी की कक्षा लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ते हैं छंद। छंद चूँकि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए हम छंद को समझते हैं कि छंद होता क्या है। सामान्य भाषा में किसी भी कविता को हम छंद कहते हैं। सामान्य भाषा में किसी भी कविता को हम छंद कहते हैं। आप कविता देखिए और ये कहिए कि ये एक छंद है, हम इस छंद को पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में उन छंदों का विभाजन कर लेते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है कविता की। छंद की परिभाषा देखिए, यति गति लय तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। ये परिभाषा मन में बिठा लीजिए। यति गति लय तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। अब देखो, यति माने होता है रुकावट, ठहराव। हम कविता पढ़ते समय रुकते हैं। आप जब निबंध पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, गद्य जब आप पढ़ते हो तो आप धारा प्रवाह पढ़ते जाते हो। लेकिन जब आप कविता पढ़ते हो तो सवैया को किसी और लय में पढ़ते हो, घनाक्षरी को किसी और लय में पढ़ते हो, दोहा, सोरठा, चौपाई अलग अलग लय में पढ़ी जाती है और एक ठहराव के साथ पढ़ी जाती है। तो उस ठहराव को यति कहते हैं। गति का मतलब है प्रवाह। लय का मतलब आप जानते हैं, लय बनाई जाती है, लय या लय, रिदम। और तुक, अंत में तुक मिलाया जाता है, टारी भारी ऐसे अंत में होता है, तभी कविता अच्छी लगती है। तो जहाँ यति हो, गति हो, लय हो, तुक हो, वह कविता छंद होती है, वह रचना छंद होती है। अब देखिए, छंद के 3 भेद हैं। नंबर 1 मात्रिक, नंबर 2 वर्णवृत्त, नंबर 3 मुक्तक। गौर कीजिएगा, मात्रिक जहाँ मात्राओं की गिनती हो, वर्णवृत्त जहाँ वर्णों की गिनती हो, इसे वर्णिक भी कहा जाता है, इसमें वर्ण अक्षर गिने जाते हैं। और मुक्तक का मतलब जो मुक्त हो, ना मात्रा का कोई बंधन हो, ना वर्णों का कोई बंधन हो, मुक्त हो। आजकल के तमाम जो कवि हमारे हैं वो सब मुक्तक रचनाएं लिखते हैं। वो यही नहीं लगता कि वो कविता है कि गद्य है। एक लाइन 5 अक्षरों की, अगली लाइन 2 अक्षरों की, अगली लाइन 3 अक्षर की। तो इस तरह से ये मुक्तक होता है। अब आते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है। जहाँ मात्राओं की गणना हो वहाँ मात्रिक छंद होता है, जिसमें मात्रा गिनी जाए वो मात्रिक छंद होता है। जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे, रोला, कुंडलिया आदि, ये तमाम छंद आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, बरवे, ये सब आप पढ़ चुके हो। ये इनमें मात्राओं की गिनती होती है। आगे बढ़ते हैं। मात्रा क्या होती है? किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। फिर से गौर कीजिएगा, किसी वर्ण के उच्चारण में मतलब बोलने में जो समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कुछ शब्दों पे गौर कीजिए, कम, काम, सुख, सूखा, सिपाही, सीप, लहसुन, अध्यादेश, चंदन, संध्या, बहुत, ऐसा, जैसे, किरात, कीमत, कार्य, कर्म, धर्म, हृदय, प्रेम, बंदर, औरत, धूप। ये मैंने ऐसे ही अपने मन से, मेरे मन में जो शब्द आया वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया। अब हम इसमें मात्रा सीखते हैं कि मात्रा कैसी होती है, क्योंकि कई बच्चे हमारे हाई स्कूल में जिन्होंने मात्रा नहीं सीखी है वो नहीं समझ पाते। तो बड़े गौर से देखिए कि मात्रा कैसे होती है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। जिस अक्षर को बोलने में आप जल्दी बोल गए उस पर एक मात्रा। मात्रा हर अक्षर पे होती है, आधे अक्षर को छोड़कर। आधे अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती, बाकी हर अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक वर्ण पर मात्रा होती है। जिसे हमने जल्दी बोल लिया उस पर एक मात्रा, जिसे बोलने में समय लग गया उस पर 2 मात्रा। देखिए, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कहते हैं लघु, और लघु का चिन्ह है ये। और एक और होता है दीर्घ, गुरु होता है, उसे गुरु बोलते हैं। तो गुरु को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह अंग्रेजी का एस बना दिया जाता है। लघु एक, गुरु अंग्रेजी का एस जैसा बना दिया जाता है। इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब 1 मात्रा। लघु गुरु ऐसे हम कहते हैं। अब देखिए, कम, कम, कम हमने जल्दी बोल लिया, कम, तो का पर लघु, मा पर लघु। अब काम, देखिए, कम, काम, काम पे समय लग गया तो का पर गुरु, मा पर लघु। अगर यहीं कीजिए कामा होता तो मा पर टाइम लग जाता। तो कम समझ लीजिए, कम
हमने का जल्दी बोल लिया, माँ जल्दी बोल लिया, लघु लघु। काम टाइम लग गया का पर, तो का पर गुरु हो गया, माँ पर लघु हो गया। सुख हमने बोला सुख, तो सुख हमने जल्दी बोल लिया, तो सा पर लघु, खा पर लघु। अब सुख, अब देखो सुख सुख, यही तुलना कर लीजिए, सुख सुख। सुख आपने जल्दी बोल लिया और सूखा आपको टाइम लग रहा है, तो सा पे छोटा ऊ था, एक मात्रा लगा दी आपने, और सू बोलने में टाइम लगता है, इस पर गुरु हो गया, और खा पर तो अपने आप गुरु हो गया। अच्छा मान लीजिए कि अगर खा का ही डंडा मिटा दें तब सूख, तो खा पर लघु हो जाएगा। आइए सिपाही, सिपाही बोल के देखिए, जिस पर कम समय लगा उस पर लघु, जिस पर ज़्यादा समय लगा उस पर गुरु। सिपाही, तो सा पर लघु, पा पर गुरु, हा पर गुरु, सिपाही। सीप, गुरु लघु। अगर यही सीपी होता तो यहाँ भी गुरु चढ़ जाता। अब देखिए लहसुन, लगाइए, ला पर लघु, हा पे लघु, सा पे लघु, सब पे लघु लघु। आगे बढ़ते हैं। कीमत, गुरु लघु लघु। किरात, देखो अगर किरात होता तो डबल हो जाता, किरात लघु है और गुरु लघु। जैसे टाइम लग गया, गुरु गुरु। ऐसा, गुरु गुरु। बहुत, लघु लघु लघु। संध्या, अब देखिए आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं, हाँ आधे अक्षर का जोर जिस अक्षर पे पड़ रहा हो, चाहे इस पर पड़ेगा चाहे इस पर पड़ेगा, उस पर दो मात्रा चढ़ जाएगी, भले वो अक्षर दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे अक्षर का जोर या लोड कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो सन, अपने आप ऐसे बोलिए, संध्या, सन टाइम लग रहा है, तो सा पर तो गुरु हो ही गया। अब आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं, या पर इसका लोड है इसलिए इस पर गुरु हो जाएगा। चंदन, गुरु लघु लघु। अध्यादेश देखिए, लघु, धाप आधा है, इसकी कोई मात्रा नहीं, लेकिन या पर गुरु। देश, गुरु लघु। आगे देखिए कार्य। अब कार्य, ये जो र है, ऊपर के र को रेफ बोलते हैं, रेफ का लोड का पर आ रहा है, इसलिए का पर गुरु, रा पर, इस पर तीन मात्रा हो गई। कर्म, कर्म कर्म, का भारी है, का आसानी से बोला नहीं जा रहा है, का बोलने में समय लग रहा है, कर्म, रा का लोड का पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ गुरु यहाँ लघु। धर्म, धा का, रा का लोड धा पर पड़ रहा है, गुरु लघु। हृदय, लघु लघु लघु, हमने जल्दी बोल लिया। प्रेम, गुरु लघु। बंदर, अब देखिए ना का लोड बा के ऊपर पड़ रहा है, बंदर, गुरु लघु लघु। औरत, गुरु लघु लघु। धूप, गुरु लघु। ये होता है मात्रा का चक्कर। जिस अक्षर को बोलने में जल्दी कर गए उस पर लघु, और जिसको बोलने में समय लग गया उस पर गुरु। और ऐसे आप और समझ सकते हैं कि छोटा आ है लघु, बड़ा आ है गुरु, छोटी ई है लघु, बड़ी ई है गुरु, छोटा ऊ है लघु, बड़ा ऊ है गुरु। ऐसे, और ए आई ओ आओ अपने आप बड़े वर्ण हैं, वहाँ तो बड़ा लगेगा ही लगेगा। इस तरह आप इनका अभ्यास कीजिए, तभी बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने असली। देखो आप छंदों का, मात्रा का जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप लगातार इसका अभ्यास करते रहो, क्योंकि परीक्षा में मात्रा लगा के आप दिखाओगे, अंक तभी मिलेगा, अच्छे अंक तभी आएंगे जब आप परीक्षा में मात्रा लगा के दिखा दोगे। अब हम पढ़ते हैं छंद नंबर 1, चौपाई। चौपाई, इसकी परिभाषा है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं।
अंत में गुरु अच्छा माना जाता है। ये इसकी परिभाषा है। ये एक व्यावहारिक परिभाषा है, काम चलाऊ परिभाषा है, जिससे आपका काम चल जाए। देखिए चौपाई क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु अच्छा माना जाता है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण आप चौपाई का कोई भी उदाहरण, एक चौपाई ले लीजिए, कोई भी एक चौपाई आप ले लीजिए जो आपको याद हो। चलिए मैं एक चौपाई लिखता हूँ। जब जब होहि धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं। आप ऊपर देखें, इसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण का मतलब है जब जब होहि धर्म कै हानि पूर्ण विराम बाढ़हि असुर अधम अभिमानी दूसरा चरण, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा तीसरा चरण, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा चौथा चरण। चौपाई 4 पाया, 4 पाए होते हैं चौपाई में। तो ये चारों पाए आपके सामने हैं। अब कहते हैं ये सममात्रिक छंद है, ये मतलब समान मात्रा वाला है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु अच्छा माना जाता है। चारों चरणों में 16-16 मात्रा होगी। अब हम मात्रा लगाते हैं। देखिए, जब जब लघु 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 होहि गुरु लघु धर्म गुरु लघु गुरु 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 बाढ़हि लघु 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 गुरु गुरु। अब गिन लीजिए, 4 6 8 10 12 14 16। देखिए प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्रा है। हम लघु डंडे को 1 गिनेंगे, एस को 2 गिनेंगे। 2 4 2 6 7 2 9 10 2 12 2 14 2 16। इसमें गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक। अब इसमें क्या है कि अंत में गुरु अच्छा माना जाता है। देखिए अंत में अगर 2 गुरु हों तो बहुत अच्छा है, 1 गुरु हो तो भी अच्छा है। अंत में गुरु अच्छे माने जाते हैं। तो देख लीजिए अंत में गुरु आए, इसमें भी अंत में गुरु आएगा। इसी तरह इसमें भी लगा दीजिए, नीचे जगह है नीचे लगा देते हैं गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 कृपा लघु लघु लघु। गिन लीजिए 3 6 8 10 12 14 16। इधर गिनिए गुरु गुरु लघु 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 लघु। गिन लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16। तो प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्रा है। इसे हम कहते हैं चौपाई। आइए नंबर 2, दोहा। अब दोहे की क्या परिभाषा है? 4 चरण। अब देखिए मैं संक्षेप में लिखता हूँ। 4 चरण, मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। इसका मतलब कि इसमें 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। जैसे यहाँ आपने देखा था सममात्रिक माने समान मात्राएं, इसमें आधी समान होंगी। अर्ध सममात्रिक पूर्ण विराम, मतलब यह अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय में 13 13
मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ये पुरानी चीज़ है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ। दोहे में 4 चरण होते हैं। यह अर्धसम मात्रिक होता है। पहले और तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, एक कोई दोहा बताइए, कोई दोहा आपको याद हो। चलिए मैं एक दोहा लिखता हूँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। देखिए ये दोहा आपके सामने आ गया। आपको एक चौपाई, एक दोहा, ये सब याद होना चाहिए। इसे 2-3 बार दोहरा लीजिए। बहुत सरल दोहा है, हनुमान जी की स्तुति का दोहा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। ये दोहा आपको याद भी होगा, हनुमान जी की स्तुति का दोहा है। अब देखिए ये दोहा है। कैसे दोहा पता लगेगा? मान लीजिए 2 पंक्ति आ जाए और आपसे कह दिया जाए ये कौन सा छंद है, तो आप क्या करोगे? हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, फिर आप तुरंत उसमें मात्रा लगा दो, मात्राओं की गिनती कर लो, जो निकले वो आपका छंद है। आइए हम मात्रा लगाते हैं। लघु 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 संकट, यहाँ बिंदी है तो लघु, यहाँ गुरु हो गया। गुरु लघु 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 पवन तनय संकट हरण, ये हम चरण बना देंगे। यहाँ पर कामा लग गया, यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया, राम लखन सीता सहित यहाँ पे एक चरण बन गया, और ये 4 चरण बन गए। हरण तक एक, यहाँ तक एक, यहाँ तक तीसरा चरण, यहाँ तक चौथा चरण। मंगल गुरु लघु लघु मूर्ति, माँ पे बड़ा ऊ है तो लघु गुरु लघु लघु, छोटी ई पे लघु होगा, बड़ी ई पर गुरु होगा, छोटा ऊ पे गुरु होगा, छोटा बड़ा ऊ पे गुरु होगा, छोटा ऊ पे लघु होगा। रा पे बड़ा ऊ है तो गुरु लघु। राम गुरु नीचे लगा देते हैं, लखन सीता दोनों गुरु, सहित हृदय लघु 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 गुरु लघु। अब गिन लीजिए, देखिए 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13। देखिए प्रथम क्या परिभाषा लिखी है? प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, तो यहाँ हो गई 13। तृतीय देखिए 3 6 10 3 13, यहाँ तक 13। अब द्वितीय में देखो 2 4 6 8 10 11, इसमें हो गई 11, और इसमें भी हो गई 11। 3 6 2 8 2 10 11, इसमें भी 11 मात्राएं हो गई। प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा, द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्रा। ये दोहा है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। हमने चौपाई पढ़ लिया, दोहा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सोरठा। आप ये सब हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सीता का अपहरण हो गया था तो सारे बंदर भालू सीता का पता लगाने के लिए सागर तट पर बैठे थे, और समुद्र इतना लंबा चौड़ा विशाल, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती थी कि बंदर भालुओं के कलेजे कांपते थे कि समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा। हनुमान जी थोड़ा अलग एक दूसरे पर ऊंचे पर पत्थर पर बैठे ध्यान में मग्न थे, तो जामवंत ने उन्हें उनके बल की याद दिलाई। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तो हनुमान जी को याद दिला दिया, का चुप साध रहा बलवाना, कि अरे बलवान तुम क्यों चुप बैठे हो। तो हनुमान जी को जामवंत ने उनका बल याद दिला दिया, वो समुद्र लांघ गए। ऐसे ही आपको आपका बल याद दिलाने की ज़रूरत है। आपको आता सब है, बस ज़रा फाइलों की धूल झाड़नी है। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं, सोरठा। सोरठा, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? 4 चरण, पूर्ण विराम, अर्ध
सममात्रिक, मतलब इसमें भी 4 चरण होते हैं और अर्ध सममात्रिक है, मतलब आधा समान है। प्रथम तृतीय में 11 मात्राएं, प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा में आधा ला नहीं होगा, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम बात को क्लियर करते हैं। एक रहीमन मो न सुहाय अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। ये रहीम का दोहा है, ये सोठा है कि रहीमन मो न सुहाय अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। मतलब रहीम कहते हैं कि कोई मुझे मान सम्मान के बगैर अगर अमृत पिलावे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और प्यार के साथ कोई जहर दे दे तो पीकर मर जाना अच्छा है, लेकिन बगैर मान सम्मान के कोई अमृत पिलावे तो भी पीना अच्छा नहीं है। ये इसका अर्थ है। अब देखिए 4 चरण होते हैं, तो पहला चरण यहाँ तक, दूसरा वहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा आर पार। अर्धसममात्रिक आधा समान है इसमें। प्रथम तृतीय में 11 मात्रा, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, इसमें 11 मात्रा बैठेगी, और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा बैठेगी। आप फटाफट मात्रा लगाइए और अभ्यास कर लीजिए। अगला हम आगे बढ़ते हैं। बरवय नंबर 4 है, अगला है हमारा छंद बरवय। हो सकता है इसका नाम आपने ना सुना हो। देखिए इसकी भी परिभाषा है, 4 चरण, 12 और 7 मात्राओं पर यति। यति का मतलब ठहराव। इसकी परिभाषा इतनी है, 4 चरण होते हैं, 12 मात्रा पर एक चरण, 7 मात्रा पर एक चरण, अगली लाइन में फिर 12 पर एक चरण, 7 पर एक चरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण से बात समझ में आएगी। प्रेम पीर कै बिरवा चले लगाए, पूर्ण विराम, सिंचन की सुधि लीजे मुरझी न जाए। ये एक 2 लाइन का आपको दोहे जैसा दिख रहा है। ये हिंदी का पहला बरवे माना जाता है, क्योंकि पहला बरवे रहीम की पत्नी को इसका जनक माना जाता है। रहीम आप जानते हैं अकबर के दरबारी थे। जब युद्ध की स्थिति होती थी तब वो तलवार लेकर सेना का संचालन करते थे, और जब शांति काल होता था तो वो कविताएं लिखते थे। तो एक बार रहीम दक्षिण भारत गए थे और कई महीने न लौटे, नया नया विवाह उनका हुआ था, तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में ये 2 लाइन लिखी थी कि प्रेम पीर कै बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजे मुरझ न जाए। कि आपने प्रेम का पौधा तो लगा दिया है, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं देंगे, उसे सिंचेंगे नहीं, तो वो मुरझा जाएगा।
ये रहीम की पत्नी ने अपने और रहीम के प्रेम संबंधों के बारे में लिखा था। तो ये हिंदी का पहला सोरठा विकसित हो गया, ये पर्व विकसित हो गया। अब चलिए हम इसमें 12 और 7 पर आपने देखा है कि 12 और 7 पर यति होती है, ठहराव होता है। देखिए 12 मात्रा कहाँ बैठेगी, हम इसमें नीचे मात्रा लगाते हैं, ऊपर जगह कम है। गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु। अब देखिए 2 3 5 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ 12 हो गई तो आप यहाँ कामा लगा देंगे। प्रेम पीर के बिरवा, चले लगाए लघु गुरु, लघु गुरु लघु। देखिए 3 4 2 6 1 7, ये 7 हो गई तो यहाँ लग गया। इसी तरह गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु, 4 6 8 10 12 ये हो गया, यहाँ लगा दीजिए कामा। और मुरझ न जाए लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु। देखिए 4 और 3 7 मात्रा हो गई। तो ये प्रेम पीर के बिरवा चले लगाए, सींचन की सुध लीजिए मुरझ न जाए, हो गया आपका बरवे। तो ये छोटा सा छंद है। आगे बढ़ते हैं, 5वें छंद पर आते हैं हम। 5वां छंद, और अब थोड़ा बड़े छंद हैं 2-3, इन बड़े छंदों पर हम नज़र डालते हैं। वर्णवृत्त छंद सामान्य के कोर्स में तो कहीं है नहीं, साहित्यिक हिंदी के कोर्स में है वर्णवृत्त छंद, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। यद्यपि उसमें से कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है पढ़ना उसे पूरा है, पता नहीं क्या आ जाए। तो अगला है रोला। ये कौन सा छंद है आपका? नंबर 5 है रोला। रोला, इसमें भी वही स्थिति, 4 चरण, पूर्ण विराम। आप पूरी बात कर लो कि इसमें 4 चरण होते हैं, हम कम लिख रहे हैं। और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, ऐसे कर लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। आप कक्षा 10 में रोला पढ़कर आए हो, क्योंकि रोला और सोरठा कक्षा 10 के कोर्स में है, तो कक्षा 10 में आप इसे पढ़कर आए हो, इसलिए ज़्यादा इसकी चर्चा की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका 4 लाइनों में होगा। भारतवर्ष है एक धरती का पावन देश। भारतवर्ष है एक धरती का पावन देश। दूसरी लाइन, कई धर्म और पंथ हैं, कई कई हैं वेश। कई धर्म और पंथ हैं, कई कई हैं वेश। नदी पर्वत झरने चरण में सिंधु पड़ा है। नदी पर्वत झरने चरण में सिंधु पड़ा है। और आखिरी लाइन, उत्तरी सीमा पर हिमालय तना खड़ा है। उत्तरी सीमा पर हिमालय तना खड़ा है। देखिए 4 लाइन है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। आप मात्रा लगा लगा कर देख लीजिए, प्रत्येक में 24 मात्राएं बैठेंगी। ये हो गया रोला। आगे बढ़ते हैं, अगला छंद है कुंडलिया। इसे हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि कुंडलिया बड़ा होता है। ये भी सममात्रिक छंद है, इसमें समान मात्राएं होती हैं। वैसे 12-13 पर यति होती है, लेकिन उस परिभाषा की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं कुंडलिया। कुंडलिया, कुंडलिया की परिभाषा है, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होता है, 6 चरण। प्रथम 2 पंक्ति
दोहा। तो कुंडलिया परिभाषा देखिए, यह विषम मात्री छंद है, 6 चरण, प्रथम 2 पंक्ति दोहा और बाद में 4 पंक्ति रोला की होती है। प्रथम शब्द अंतिम भी सामान्यतः होता है। देखिए अब तक आप सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक पढ़ते रहे, अब विषम मात्रिक आ गया। इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग मात्रा होती है, इसलिए विषम मात्रिक होता है। इसमें 6 चरण, अब तक आपने 4 चरण और 2 चरण पढ़ा है, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 पंक्ति दोहा और बाद में 4 पंक्ति रोला की होती है। मतलब इसमें 2 छंद बैठे हैं। देखिए पहला दूसरा छंद दोहा है, बाद में 4 रोला के हैं क्योंकि दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, रोला में 4 पंक्तियां होती हैं। तो दोहा और रोला आपस में कुंडली मारे बैठे हैं सांप की तरह, इसलिए इसका नाम कुंडलिया है। ठीक, अब देखिए प्रथम शब्द अंतिम सामान्यतया होता है। पहला शब्द जिस शब्द से शुरुआत होती है अंत में वहीं से खत्म होता है, सामान्यतया नहीं भी हो सकता है लेकिन अच्छा माना जाता है। देखिए लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, पहले में लाठी से शुरुआत, खत्म लाठी से, ये है कुंडलिया। तो लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, जहाँ नदी नाला पड़े तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुक्कुर को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू का झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो बन के बाठी, सब हथियारन छाड़ हाथ मा लीजिए लाठी। लाठी, लाठी समझते हैं, वही लाठी, उसी लाठी की विशेषता बतलाई गई है। गिरधर दास बहुत बड़े कुंडलिया के लेखक थे, रचनाकार थे। नीति की बहुत अच्छी अच्छी बातें गिरधर बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, हमेशा लाठी को अपने साथ रखना चाहिए, बहुत गुणवान है वो। कहीं नदी नाला पड़ जाए तो आप लाठी की सहायता से उसे पार कर सकते हैं। और अगर कहीं कुक्कुर माने कुत्ता, कहीं कुत्ता झपट पड़े तो लठियाए दें उसे। और दुश्मन दावागीर हो, कोई दुश्मन मिल जाए बड़ा मोछ हैठे हो तो उसे भी 2-4 लठ जमा दो। अंत में गिरधर दास जी कहते हैं कि हे वन जंगल गांव खेत खलिहान के रहने वाले, सब हथियारों को छोड़ दो, हाथ में लाठी ले लो। तो ये 6 लाइनों का है, 6 चरण इसमें हैं और ये है कुंडलिया। आप इसमें मात्रा लगाकर देख लीजिए। और आखिरी है अब हरिगीतिका, आखिरी छंद हम पढ़ लेते हैं हरिगीतिका। 7वां है हरिगीतिका। तो इस तरह से हम आखिरी छंद पर आ पहुँचे हैं और आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको समझ लें, बार बार मात्रा लगाने का अभ्यास कर लें। आप अपनी पुस्तक खोलें और उसमें जहाँ भी दोहा चौपाई सोरठा बरवे कुंडलियाँ हो उसे आप नोट करो रफ पर, और बार बार कई बार दोहा सोरठा चौपाई भी मात्रा लगा के देखो। मात्रा में आप फिट हो जाओगे, जीवन में कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आप पढ़ाई लिखाई के बाद जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे, नौकरी के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा और ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी। इसलिए अभी से इसका अभ्यास कर लो और परफेक्ट बन जाओ। चलिए हरिगीतिका की बात करते हैं। हरिगीतिका 4 चरण, प्रत्येक में 28 मात्राएं। 4 चरण, प्रत्येक में 28 मात्राएं होती हैं। 16-12 पर यति, चलिए ये भी छोटी सी बात है, लिख लीजिए। 16-12 पर यति मतलब 16 और 12 पर ठहराव होता है। अब लिखिए, खगवृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता वहाँ। खगवृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता वहाँ। एक लाइन, बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। तीसरी लाइन,
इस भांति धीर से परस्पर कह सजगता की कथा, इस भांति धीर से परस्पर कह सजगता की कथा। यों दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा। यों दिखते हैं वृक्ष, यों देखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा। ये हों विश्व के प्रहरी यथा। ये 4 लाइन का हरिगीतिका हो गया। प्रत्येक पंक्ति में इसमें 28-28 मात्राएं हैं। तो इस तरह हमने आज मात्रिक छंदों का पूरा वर्णन पढ़ लिया है। अब आप चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, चाहे 11 के विद्यार्थी हों, चाहे हाई स्कूल के हों, किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आप बीए कर रहे हों, चाहे एमए कर रहे हों, चाहे कई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, ये आपके लिए सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इसका बार बार अभ्यास कर लीजिए, तो फिर कहीं भी कविता आएगी, कहीं भी कोई छंद होगा, तो आप मात्रा लगाकर ये पता लगा सकोगे कि इसमें कौन सा छंद है। और मातृ छंद पूरा हो गया। वर्णवृत्त छंद बचा है, उसे मैं किसी और समय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।